नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 1 फरवरी 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक करते हैं। 6 इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ था पार्लियामेंट में, तो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन है दोस्तों, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले ये बोला गया कि अगला फाइनेंशियल ईयर में दैट इज 2023-24 में हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो 6.45% होगा, वो देखेंगे। फिर इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ये बताया गया कि इंडिया को अगर क्लाइमेट गोल्स अचीव करना है तो ग्लोबल फिनेंस की ज़रूरत है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए, हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर इंक्रीज हुआ है, फिर भी आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग अभी भी हाई है, वो देखेंगे। फिर बजटरी अलोकेशंस में शेयर ऑफ एजुकेशन कम है पिछले 7 साल से, वो देखेंगे। फिर देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $4.7 बिलियन का बांग्लादेश सपोर्ट पैकेज साइन ऑफ किया है, वो डिस्कस करेंगे। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो सेल्फ डिक्लेयर्ड एजेंसीज है जैसे कि शरीयत काउंसिल है, वो खुला सर्टिफिकेट्स इशू नहीं कर सकते। खुला सर्टिफिकेट्स मतलब जो डिवोर्स सर्टिफिकेट्स है, अगर मुस्लिम वीमेन को डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू करने का अधिकार केवल फैमिली कोर्ट्स के पास होगा, बेसिकली जुडिशियल फोरम्स के पास होगा। कोई और एजेंसी ये सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू नहीं कर सकते। तो ये न्यूज़ है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों आज का इस डेली न्यूज एनालिसिस में मेजर फोकस रहेगा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे चेक करते हैं। हैज बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या है? हैज मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। प्लीज डोंट बॉदर मी टुडे विथ एनी कॉल्स, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आज मुझे कोई कॉल से बॉदर मत करो, बिकॉज यू हैव ए बिगर फिश टू फ्राई। आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज, इकोनॉमी ऑन स्ट्रॉन्गर विकेट देन प्री कोविड टाइम्स टू ग्रो 6.5% इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, बजट सेशन शुरू हो चुका है। 3 पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। BMW करके आपको याद करना है। ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, एंड बजट सेशन में हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है, बात आपको मालूम होगा। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे टेबल होता है पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक सर्वे हो या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ तो कल यानी ट्यूसडे को इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ था पार्लियामेंट में। तो आज लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी डिटेल्स है ना हमारे इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में, वो सब आपको सीखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली कल इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेजेंट हुआ था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे मतलब क्या होता है? द सर्वे प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी फॉर द ईयर अलोंग विथ फोरकास्ट। तो बेसिकली आने वाला फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्या प्रेजेंट स्टेटस है, क्या क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस है इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म किया था, ठीक है, परसेंटेज वाइज ब्रेकडाउन वगैरह आपको देखने को मिलेगा अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली। सो इट टचेस अपॉन एवरीथिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अनएम्प्लॉयमेंट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमी के लगभग सारे सेक्टर्स को कवर करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? It is prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs, DEA. So, Economic Survey prepare होता है under the supervision of Chief Economic Advisor. Who is the Chief Economic Advisor? V. Ananta Nageshwaran. तो basically Economic Survey को टेबल करता है पार्लियामेंट में फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम Economic Survey के अंदर जो डिटेल्स है वो सब हमें बताएंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है। तो हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करने वाला है बिटवीन 6.5 and 7%, एंड दैट टू विदाउट द एडवांटेज ऑफ ए बेस इफेक्ट। नाउ विदाउट द एडवांटेज ऑफ ए बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसके लिए बेस इफेक्ट क्या है ये समझना होगा। देखिए,
कोई भी इकोनॉमी प्रोजेक्शन या फिर ग्रोथ एस्टिमेट्स, ये सब आपको जब बताते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर ईयर से कंपेयर करके बताते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर से कंपेयर करोगे तो आपका कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है या फिर कितना परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो जब भी बेस ईयर सेट करते हैं ना, तो वो ऐसा एक ईयर होना चाहिए जब हमारी इकोनॉमी नॉर्मल बिहेव कर रहा था। किसी भी वजह से अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा था या बुरा परफॉर्म कर रहा था, तो उस साल को बेस ईयर नहीं रखना चाहिए। उस साल को रखने से बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए हमने बेस ईयर सेट किया 2020। अब 2020 से कंपेयर करके आप बताओगे 2023 में कितना ग्रोथ हुआ है या फिर कितना डिक्लाइन हुआ है। अब आप सबको पता है दोस्तों, 2020 में इंडिया की इकोनॉमी नहीं, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अगर आप 2020 को बेस ईयर रखोगे तो 2023 का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, 10-20% का ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2020 में काफी लो था हमारा इकोनॉमी। समझ रहे हो आप? तो हमेशा बेस ईयर ऐसा एक ईयर को रखना चाहिए जब हमारी इकोनॉमी नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, तो अगर किसी भी वजह से वो बेस ईयर में जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा था या बहुत कम था, तो ये बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इधर इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है हमारी जो इकोनॉमी है 6.5 और 7% के बीच में ग्रोथ होगा विदाउट द एडवांटेज ऑफ ए बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट का कोई एडवांटेज नहीं है, हम नॉर्मल एक ईयर से कंपेयर किया है। ये जो ग्रोथ होने वाला है ये एक्चुअल ग्रोथ है, किसी भी तरह का बेस इफेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, अगला है इन्फ्लेशन के बारे में। द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन एट 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 23, आउटसाइड इट्स कंफर्ट जोन ऑफ 2% to 6%। अब ये कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, बहुत चीज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज जो है ना ऐसे ही रहते हैं। अब नॉर्मली हमारा इन्फ्लेशन को सेट किया है 4% तक। ठीक है, 4% तक अगर इन्फ्लेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी सही तरह चलेगा। अब ये 4% का थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल दिया हुआ है, दैट इज 4 ± 2%। दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अगर 2% से ज्यादा और 6% से कम है ना, इसे कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 6.8% होगा। 6.8% मतलब देखिए हमारा कंफर्ट जोन से बाहर हो गया, क्योंकि 6% तक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 6.8% मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, आपने हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन ये सब के बारे में सुना होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन में ना सारे कमोडिटीज आ जाते हैं दोस्तों। टोटल इन्फ्लेशन जो हो रहा है आपको पता चलेगा। बेसिकली फूड एंड एनर्जी प्राइसेस भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं ये फूड एंड एनर्जी प्राइसेस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, फूड एंड एनर्जी प्राइसेस काफी वॉलेटाइल है। ये कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। इसलिए जब कोर इन्फ्लेशन आप कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को एक्सक्लूड करते हैं। पर हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं, सारे जो कमोडिटीज है इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस आप कैलकुलेट करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, फिर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बताया है। सर्वे सेट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैव राइजन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। और देखिए इधर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बताया है, विच शोड the urban employment rate for people aged 15 years and above declined from 9.8% in the quarter ending September 2021 to 7.2% 1 year later। तो बेसिकली पिछले साल 9.8% था अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो डिक्लाइन हुआ है, अभी के हिसाब से 7.2% हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन कंडक्ट कराता है? तो कुल मिला के इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है दोस्तों, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है अगले फाइनेंशियल ईयर में वो अच्छा होने वाला है। ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं, और भी कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बताया था कि दुनिया भर में रिसेशन होने वाला है या फिर नेगेटिव ग्रोथ होने वाला है। फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो वही इकोनॉमिक सर्वे भी बताया है। वैसे देखा जाएगा तो इकोनॉमिक सर्वे में और भी बहुत कुछ डिटेल्स है दोस्तों, कुछ और न्यूज़ मैंने इंक्लूड किया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला है Only family courts can issue खुला certificates to Muslim women. High Court. GS पेपर 1 salient features of Indian society. GS पेपर 2 जुडिशरी में इन सबको काम आएगा। देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने यह रूल किया है, अगर एक मुस्लिम महिला को डिवोर्स चाहिए या फिर खुला चाहिए तो उन्हें फैमिली कोर्ट्स अप्रोच करना चाहिए।
मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडीज है, जैसे कि शरीयत काउंसिल हो गया, उनके पास कोई अधिकार नहीं है खुला सर्टिफिकेट्स या फिर डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू करने का। अगर इस तरह के कोई प्राइवेट बॉडीज डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू करते, दे आर इनवैलिड इन लॉ। ये मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर किया है। अब इस पर्टिकुलर इशू के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूं। देखिए, इस्लाम के अंदर अगर एक महिला को डिवोर्स चाहिए तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक है अपना हस्बैंड से परमिशन लेने के बाद डिवोर्स ले लो, मतलब हस्बैंड का परमिशन अगर नहीं मिलेंगे तो उन्हें डिवोर्स नहीं मिलेगा। दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट तो आप समझ गए होंगे, बेसिकली दोनों अगर एग्री करेंगे तो अलग हो सकते हैं। अब ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो लॉजिकली गलत है ना, मतलब हस्बैंड का परमिशन चाहिए, डिवोर्स चाहिए। अगर वाइफ को ये लगता है कि ये जो मैरिज है ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो खुद डिवोर्स लेने का ऑप्शन मुस्लिम रिलीजियस लॉज के अंदर एक महिला के पास नहीं था। तो इसके रिगार्डिंग एक केस हुआ था केरला हाई कोर्ट में 2021 में। तो केरला हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच ने रूल किया था ये गलत है। तो मुस्लिम वीमेन के पास एब्सोल्यूट राइट है टू सीक खुला विदाउट साइटिंग स्पेसिफिक रीजंस टू इन्वोक इट। तो बेसिकली अगर एक मुस्लिम वुमन को यह लगता है कि मैरिड लाइफ सेटिस्फैक्टरी नहीं है, डिवोर्स ले लेना चाहिए, तो उन्हें अपना हस्बैंड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, कोर्ट से जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यही बोला है, मुस्लिम रिलीजन के अंदर जितने सेल्फ डिक्लेयर्ड प्राइवेट बॉडीज है उनके पास कोई राइट्स नहीं है डिवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू करने का। दैट अथॉरिटी लाइज विद द कोर्ट। ओनली जुडिशियल फोरम्स वेर एम्पावर्ड टू पास ए डिक्री टू डिसोल्व ए मैरिज। तो अगर एक मैरिज को डिसोल्व करना है, इसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास करने का जो पावर है वो जुडिशियल फोरम्स के पास है, अंडर सेक्शन 7 क्लोज 1 क्लोज बी ऑफ द फैमिली कोड्स एक्ट ऑफ 1984, read with section 2 of dissolution of Muslim Marriages Act of 1939, section 2 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act of 1937, etc etc। तो ये सारे एक्ट को कोट किया है बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने। अगला है इंडिया नीड्स ग्लोबल फाइनेंस टू अचीव क्लाइमेट गोल्स। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक सर्वे में न्यूज आपको काम आएगा। अगेन इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक टॉपिक है दोस्तों। देखिए, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे में क्लाइमेट गोल्स के रिगार्डिंग एक चैप्टर को डेडिकेट किया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल से चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर इंडिया को क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से रिलेटेड अपना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करना है, बेसिकली अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कटेल करना है, देन इट मस्ट हैव एक्सेस टू ऑन टाइम क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्या बताया जा रहा है, देखिए इंडिया का बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट डाउन करेंगे, नेट जीरो अचीव करेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सारी ऑब्लिगेशंस को अगर अचीव करना है या फिर मीट करना है तो इंडिया को एक्सेस चाहिए। एक तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस माने पैसे चाहिए बेसिकली, ठीक है। फिर नए नए टेक्नोलॉजीज चाहिए और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक्सेस भी चाहिए, तब जाके ये काम हो सकता है। ऐसे डायलॉग मारने से कुछ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। Now, advanced economies ought to set examples of policy and behavioral changes that work in their countries and only then could they be emulated in developing countries। तो basically जितने developed countries है, जो advanced economies है, उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसी अडोप्ट करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, उन्हें मदद करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। क्योंकि आज अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज ने एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बाद में शुरू किया। ये डेवलप्ड कंट्रीज जो है बहुत पहले शुरू किया, बहुत ज्यादा फोसिल फ्यूल्स उन्होंने जलाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ और ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सिबल है, तो उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। बेसिकली उन्हें पैसे प्रोवाइड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को। यह भी बोला है इकोनॉमिक सर्वे ने। वैसे देखा जाएगा तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एंड कार्बन एमिशंस को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पॉलिसीज रहा है वो काफी इंस्पायरिंग है, नेमली क्लाइमेट जस्टिस एंड मिशन लाइफ। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लाइमेट जस्टिस का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बोला, दैट फ्यू रिच कंट्रीज आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यूमुलेटिव कार्बन एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर मस्ट प्रोपोर्शनेटली स्पेंड मच मोर टू सब्सिडाइज एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बेसिकली जितने रिच कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्यूमुलेटिव कार्बन एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर के लिए। तो उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए। बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह है उसके लिए फाइनेंसिंग वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज को करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यह है क्लाइमेट जस्टिस का मतलब। अगेन लाइफ का मतलब क्या है?
मिशन लाइफ, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस टू रिड्यूस माइंडलेस एंड वेस्टफुल कंजप्शन एंड देयर बाय बीइंग लेस कार्बन इंटेंसिव। तो देखिए, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब यह है या फिर उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि एक लेस कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल क्रिएट करना। मतलब देखिए, आपको पता है दोस्तों, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से काफी एनर्जी वेस्टेज होता है। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि हम बहुत चीजों को वेस्ट करते हैं, उसमें एनर्जी भी इंक्लूडेड है। जैसे कि आप रूम में बैठे हैं, रूम से बाहर गए तो रूम के जो लाइट्स एंड फैंस है उसे आप स्विच ऑफ नहीं करते हैं, कभी आप भूल जाते हैं, है कि नहीं। फिर आपको चाहिए नहीं होगा फिर भी आप एसी को चालू रखते हैं। तो ये सब एक्चुअली वेस्टेज है। तो ये सब आपको कंट्रोल करना है। बेसिकली आपका लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना है। अगर एक एक इंडिविजुअल ध्यान से एनर्जी को कंज्यूम करेंगे तो बहुत बड़ा एक बदलाव हम ला सकते हैं। वैसे इंडिया का लेटेस्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशंस क्या है वो भी चेक करते हैं। वैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब एक एक कंट्री जो है डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन इतना होगा दुनिया के लिए। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो एक एक कंट्री का टारगेट रहता है। तो इंडिया का लेटेस्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, it commits to reducing the emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 from the 2005 level। ठीक है, तो बेसिकली जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखोगे हमारा जो एमिशंस इंटेंसिटी है उसे 2030 तक 45% तक हम रिड्यूस करेंगे, और टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। तो बेसिकली जितना हमारा इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका 50% हम नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। तो वैसे देखा जाएगा तो हमारा जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो करीब 150 गीगावाट तक पहुंचा है। एक बार चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एग्जैक्टली कितना तक पहुंचा है, ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे। एंड वी विल क्रिएट ए कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। तो 2030 तक बहुत सारे कमिटमेंट्स है दोस्तों। 2030 तक हम एडिशनल फॉरेस्ट से बेसिकली और फॉरेस्ट को क्रिएट करके हम 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स तक का कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। देखिए, जितना ज्यादा फॉरेस्ट होगा उतना ज्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब होगा, ये बात आपको मालूम है। तो हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करने के बारे में भी बात किया हुआ है दोस्तों। ये सबके अलावा लास्ट टू लास्ट ईयर जब COP 26 एडिशन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कमिट किया था कि हम नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे 2070 तक। नेट जीरो एमिशंस या फिर कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या होता है, मतलब जितने कार्बन आप एमिट कर रहे हो उतना आप अब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हमारे नेबरिंग एरिया में या फिर नेबरिंग रीजन में क्या ऐसा कोई कंट्री है जिन्होंने ऑलरेडी नेट जीरो एमिशंस अचीव किया है साउथ एशियन रीजन में। वैसे कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, मतलब कितना कार्बन एटमॉस्फेयर से फॉरेस्ट इकोसिस्टम सिक्वेस्ट्रेट करके स्टोर किया हुआ है। ये सबके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत अच्छे पॉलिसीज रहा है क्लीन एनर्जी फील्ड में। जैसे कि इसी महीने कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया था विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपीस। क्या है दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? बेसिकली हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने का प्लान है फ्यूचर में। हाइड्रोजन को यूज करने से फायदा यह है दोस्तों, उससे कार्बन एमिशंस नहीं होगा। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन को अलग अलग तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको पता है पानी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से आप पानी का जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उसे स्प्लिट कर सकता है ना, तो वो हाइड्रोजन को आप कैप्चर कर सकता है एंड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और इलेक्ट्रोलिसिस से जब आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे उससे भी कोई कार्बन एमिशंस नहीं होगा। समझ रहा है? देखिए हाइड्रोजन ऐसे फ्यूल यूज करोगे ऑब्वियसली बात है उससे कार्बन एमिशंस नहीं होगा, पर वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उससे अगर कार्बन एमिशंस होगा ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो हाइड्रोजन को आप अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस करोगे ना उसे आप ग्रीन हाइड्रोजन बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से जब आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे उससे कार्बन एमिशंस नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, फोसिल फ्यूल से जब आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करोगे, फोसिल फ्यूल जला के, वो इतना
क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। तो बेसिकली हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है दोस्तों। यह है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड द मिशन विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ओवर 8 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 2030। तो करीब 8 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। कई सारे डिमांड क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट होगा, यह सब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा। अगला है आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग स्टिल हाई डिस्पाइट हाइक इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जीएस पेपर 2 हेल्थ एंड इकोनॉमिक सर्वे में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगेन इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है दोस्तों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ से रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? इट इज द मनी पेड डायरेक्टली बाय हाउस होल्ड्स एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सर्विसेज रिसीव करते वक्त एक हाउस होल्ड डायरेक्टली जो पैसे पे करते हैं अपने पॉकेट से, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है उसे आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। ये कब होता है दोस्तों? जब ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट एक गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तब जाके हमारे पॉकेट से एक्सपेंडिचर होगा ना। और नॉर इज द इंडिविजुअल कवर्ड अंडर एनी पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जब एक इंडिविजुअल कोई भी पब्लिक या प्राइवेट इंश्योरेंस या फिर कोई सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में कवर्ड नहीं है, तो भी इसी बात है उनके पॉकेट से पैसे खर्च होना ही होना है। तो इसे बेसिकली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं। नाउ आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे देश में बहुत ज्यादा है दोस्तों। देखा जाएगा तो हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, फिर भी पॉपुलेशन के बीच में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, यह कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। देखिए, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज जस्ट 28.6% इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14। तो देखिए इधर कंपैरिजन दिया हुआ है दोस्तों। शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब हमारे देश का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर केवल 28.6% था 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में, बट 2018-19 तक 40.6% तक वो इंक्रीज हुआ है। ठीक, एंड अगर आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखोगे एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये डिक्लाइन हुआ है। 2013-14 में 64.2% था, तो 2018-19 तक 48.2% तक पहुंच गया, पर अभी भी ये ज्यादा है। देखा जाएगा तो रिडक्शन हुआ है पिछले कितना 10 साल से, पर अभी भी 48.2% भी एक इंक्रीज्ड परसेंटेज। नाउ 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर था 5,96,440 करोड़। ये गवर्नमेंट का नहीं, पूरा इंडिया का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में कह रहा हूं दोस्तों, 5,96,440 करोड़। इसका मतलब है 3.2% ऑफ द जीडीपी। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो 4,470 रुपीज पर कैपिटा, ये इंडिया का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर था। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज 40.6% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो ये जो 5,96,440 करोड़ का 40.6% गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर था, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना था? 48.2%। ठीक है, अगर आप स्टेट वाइज ब्रेकडाउन देखोगे तो कुछ स्टेट्स में तो आउट ऑफ पॉकेट एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा था, 71.3% तक पहुंच गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाउ the survey states that central and state governments budgeted expenditure on health sector reached 2.1% of GDP in the budget estimates for 2022-23 and 2.2% in revised estimates for 2021-22 and increased from 1.6% in 2021। तो बेसिकली इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है हेल्थ सेक्टर में, वो 2.1% ऑफ जीडीपी तक पहुंचा था 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, और 2.2% तक पहुंचा था रिवेस्ड एस्टिमेट्स फॉर 2021-22 में। रिवेस्ड एस्टिमेट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक होता है बजटेड एस्टिमेट, मतलब इतने पैसे हम अलोकेट कर रहे हैं आपके लिए, अगर वो पैसे कम पड़ जाएंगे, ठीक है, फिर से जब एक रिवेस्ड एस्टिमेट्स आ जाएगा, मतलब और पैसे दिया जाएगा और पैसे अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो वह रिवेस्ड एस्टिमेट्स। ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप यही समझ लीजिए कई सालों से गवर्नमेंट को यह रिकमेंड किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो एक्सिस्टिंग 1.2% से 2.5% ऑफ जीडीपी तक
करना चाहिए कम से कम 2025 तक, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है ये हमें सिखाया। तो भी सी बात है दोस्तों, हमारा जीडीपी का एटलीस्ट 2.5% तक हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो हो ही रहा है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का लार्जेस्ट कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में आपको पता हो दोस्तों, अभी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 21.9 करोड़ बेनिफिशियरीज है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में, ठीक है। पर देखिए, दिस इज लेस देन 50% ऑफ द ओरिजिनली टारगेटेड अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम। तो देखिए, गवर्नमेंट का प्लान ये था, ये स्कीम के अंदर कम से कम 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को इंक्लूड करेंगे, पर अभी के हिसाब से वेरीफाइड बेनिफिशियरीज जो है केवल 21.9 करोड़ है दोस्तों, ठीक है। एंड एज ऑफ जनवरी 4 अप्रोक्सीमेटली 4.3 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस amounting to 50,409 crore have also been authorized under the scheme through a network of over 26,055 hospitals। तो बेसिकली आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के थ्रू अभी तक 50,409 करोड़ रुपीस ऑथराइज किया है थ्रू 4.3 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ ओवर 26,055 हॉस्पिटल्स, ठीक है। एज ऑफ जनवरी 10 ओवर 31.11 करोड़ डिजिटल हेल्थ आईडीज क्रिएट किया है एंड द हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ 7.52 करोड़ पीपल लिंक किया है इन हेल्थ आईडी के साथ। नियरली 2 लाख फैसिलिटीज को वेरीफाई किया है ऑन द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड ओवर 1.23 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वेरीफाई किया है ऑन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। बेसिकली इधर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात हो रही है, कितने डिजिटल हेल्थ आईडीज वगैरह क्रिएट किया है अभी तक, ठीक है। सो द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो स्टेट्स दैट रेट ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन अंडर 5 years हैज गॉन अप from 2.1% in 2015-16 to 3.4% in 2019-21 according to National Family Health Survey। तो 5 साल के नीचे जो ओवरवेट चिल्ड्रन है, जिनका वेट ज्यादा है, उसका परसेंटेज 2015-16 से 2019-21 तक इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 2.1% से 3.4% तक। सिमिलरली नंबर ऑफ वीमेन हु आर ओवरवेट और ओबीस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20.6% to 24%, while the number of men who are overweight has gone up from 18.9% to 22.9%। अब ये सारे डाटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखिए ये सारे डाटा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जब आपसे हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसे वगैरह पूछता है या फिर कोई भी क्वेश्चन मेंस के पर्सपेक्टिव में आता है ना, इसमें से कुछ डाटा को आपको इंक्लूड करना है। वो आपके ऊपर है, आप किस डाटा को इंक्लूड करोगे, किस हिसाब से आप आंसर लिखोगे। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को कोट करके कुछ जेन्युइन पॉइंट्स लिख पाओगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, गवर्नमेंट इज कंसर्न, वी आर कंसर्न, ठीक है। अगला है शेयर ऑफ एजुकेशन इन बजटरी अलोकेशंस हैज फॉलन ओवर लास्ट 7 years। जीएस पेपर 2 एजुकेशन में न्यूज आपको काम आएगा। अगेन इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक टॉपिक है दोस्तों, इसमें भी मैं आपको कई सारा डाटा बताने वाला हूं। फिर से मैं वही बता रहा हूं दोस्तों, आपका ऊपर है आप कौन कौन सा डाटा को या फिर स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिए, बजटरी अलोकेशन फॉर एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हैज ड्रॉप्ड ओवर द पास्ट 7 years। तो पिछले 7 साल का डाटा अगर आप देखोगे, एजुकेशन के लिए जो बजटरी अलोकेशन हुआ है एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये डिक्रीज हुआ है 10.4% से 9.5% तक। While the expenditure on social services increased from 9,15,500 crore to 21,32,059 crore, the share of education within this umbrella category shrank from 42.8% to 35.5%। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, बेसिकली जो एजुकेशन है ना, ये भी सोशल सर्विसेज के नीचे आता है। अगर आप सोशल सर्विसेज का ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखोगे तो ये 2015-16 फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 फाइनेंशियल ईयर तक 9 लाख से 21 लाख तक पहुंचा है। पर इसी के अंदर अगर आप एजुकेशन सेक्टर का शेयर देखोगे तो ये 42.8% से 35.5% हुआ है, ठीक है। नाउ पार्ट ऑफ दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फास्टर ग्रोथ इन स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड अदर मेजर्स। अब देखिए, एजुकेशन सेक्टर में ये बजटरी एलोकेशन कम होने का एक रीजन ये है कि दूसरे सेक्टर्स में आजकल ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में
ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है। नाउ द शेयर ऑफ एजुकेशन इन टोटल एक्सपेंडिचर डिक्लाइंड फ्रॉम 10.7% in 2019-20 to 9.1% in the first COVID year and remained stagnant in the following year before being raised to 9.5% in the budgetary estimates for 2022-23। बस आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, 2019-20 से अगर आप कंपेयर करोगे 10.7% से डिक्रीज हुआ है, 2020 में 9.1% हो गया, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो इसी लेवल पे चल रहा है। तो एज ए शेयर ऑफ टोटल जीडीपी अगर आप देखोगे, बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन सो ओनली ए मिनिमल गेन ऑफ 0.1 परसेंटेज पॉइंट। तो पिछले 7 साल पीरियड में अगर आप देखोगे एज ए शेयर ऑफ टोटल जीडीपी एजुकेशन सेक्टर में जो परसेंटेज गेन हुआ है केवल 0.1% का हुआ है। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात कर रहा हूं 2.8% से 2.9% तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने एज ए शेयर ऑफ टोटल जीडीपी बोला और इधर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बोला। ठीक है, फिर देखिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स के बारे में एक डाटा है, बोला है कि 2013-14 से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देखिए इधर पूरा परसेंटेज जो दिया हुआ है दोस्तों, प्राइमरी क्लासेस में कैसा है, अपर प्राइमरी क्लासेस में कैसा है। ठीक है, अगर मैं सारा बताने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, परसेंटेज फिनेंशियल ईयर ऐसे ही हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं ना, इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल में, तो आपको देखना है इसमें से कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, किस एंगल से आप आंसर लिखोगे और कौन सा डाटा आपको इंक्लूड करना है। सारे डाटा तो आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास, इतना वर्ड्स आप लिख भी नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो आपको सेलेक्ट करना होगा इसमें से कौन सा डाटा आपको यूज करना है। ठीक है, फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला है दोस्तों 2013-14 से 2021-22 में। कितना, 15.2 लाख से 14.9 लाख हो गया। फिर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स सीइंग ए रिडक्शन ऑफ 1 लाख स्कूल्स टू 11.9 लाख। देखिए देश में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स का जो नंबर्स है उसमें 1 लाख का रिडक्शन देखने को मिला है, बट नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स रोज बाय 60,000। ठीक है, नाउ हायर एजुकेशन की बात किया जाए, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री इंक्रीज हुआ है 387 इन 2014 से 648 इन 2022 तक। देखिए दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूं, इधर हायर एजुकेशन, अपर प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल सारा डाटा दिया हुआ है। जब आप आंसर लिखते हो तो आप किस एंगल से आंसर लिखते हो। अगर आपको हायर एजुकेशन का डाटा चाहिए तो आपको ये डाटा यूज करना है, अगर आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो तो आपको प्राइमरी स्कूल का डाटा यूज करना है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुआ है 51,348 से 96,077 तक। फिर देखिए नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ है 16 से 23 तक। तो कितना IIT है, 23 है अभी के हिसाब से। और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्रीज हुआ है 13 से 20 तक। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25 था 2022 में, अगेंस्ट 9 इन 2014 में। ठीक है, 2014 में इंडिया का टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी इंक्रीज हुआ है 1113 तक। तो देखिए इधर एक अच्छा डाटा है, टोटल नंबर ऑफ IIT कितना है हमारे देश में 23 अभी के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ IIM कितना है 20। टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना है 25। और टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितना है 1113। ठीक है, फिर देखिए टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज हुआ है टू नियरली 4.1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फ्रॉम 3.9 करोड़ इन 2019-20। तो हायर एजुकेशन में टोटल एनरोलमेंट कितना हुआ, ठीक है, बच्चे कितने एडमिशन लिया, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। और 2014-15 से अगर आप कंपेयर करोगे देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 72 लाख और 21% इन एनरोलमेंट। और डिस्टेंस एजुकेशन भी इंप्रूव हुआ है दोस्तों, 20% डिस्टेंस एजुकेशन एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फाइनल न्यूज, IMF अप्रूव्स $4.7 बिलियन बांग्लादेश सपोर्ट पैकेज, GS पेपर टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों हमारे नेबरिंग कंट्रीज की जो हालत है ना काफ़ी ख़राब है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, तीनों IMF को रिक्वेस्ट किया है सपोर्ट पैकेज के लिए। इसमें श्रीलंका तो बेल आउट पैकेज के लिए रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो IMF ने अभी $4.7 बिलियन सपोर्ट लोन पैकेज साइन ऑफ किया है बांग्लादेश के लिए टू हेल्प इट कोप विथ सोरिंग एनर्जी एंड फूड कॉस्ट दैट हैव स्पार्क्ड ह्यूज प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट बहुत चल रहा है दोस्तों, क्योंकि उधर फूड कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट सब इंक्रीज हुआ है, हाई इन्फ्लेशन है। ठीक है, देखा जाएगा तो ये जो रशियास इन्वेशन ऑफ यूक्रेन है या और भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है उसका नेगेटिव इफेक्ट्स साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज में
एक प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें फोसिल फ्यूल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमारे साउथ एशियन रीजन में ज़्यादा फोसिल फ्यूल का प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, तो मेजोरिटी ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा फोसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब फोसिल फ्यूल का प्राइसेस बढ़ जाता है उसका नेगेटिव इफेक्ट इन कंट्रीज़ के ऊपर होता ही है, इसी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इंटरवेंशंस वगैरह रहा है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमारा गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई किया था ना, उसी तरह बांग्लादेश भी ऐसे हाउस होल्ड्स को फूड रिलीफ वगैरह एक्सटेंड कर रहा है। और उधर एनर्जी क्राइसिस की वजह से दिन में 13 घंटे तक सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आईएमएफ ने ये जो $4.7 बिलियन का पैकेज साइन किया है उसमें $476 मिलियन अभी देंगे, ठीक है। बाकी कमिट किया है कि देंगे करके। इसके लिए देखिए आईएमएफ के हिसाब से इकोनॉमी को चलाना होगा। आईएमएफ बोलेंगे आपको टैक्स हाइक्स करना है, ठीक है। और आईएमएफ ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को ये भी बोला है आपका जो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए क्राइसिस है, बेसिकली बैड लोन्स का जो क्राइसिस है, उसे भी हम ब्रिंग डाउन करेंगे अलग अलग इंटरवेंशंस के थ्रू, ठीक है। तो बांग्लादेश का प्लान यह है, ये जो आईएमएफ लोन है ना, उसे सबसे पहले उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रॉपअप करेंगे। अगर आप देखोगे बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर फॉरेक्स जो है $46 बिलियन से $34 बिलियन तक नोजडेव किया था। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर खत्म होगा तो क्या होगा, बेसिकली वो कंट्री जो है फिर बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो डॉलर में पैसे देना होगा। तो जब आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से, तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज़ करते हैं। जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होगा तो फिर आप चीज़ों को इंपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। बिना पैसे का तो कोई आपको कुछ नहीं देगा, है कि नहीं। बांग्लादेश का जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट है अभी के हिसाब से 8.7% है, पर देखिए कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इससे कई ज़्यादा है, ठीक है। ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट है 8.7%, पर देखिए 8.7% इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट नहीं है। 8.7% इन्फ्लेशन रेट से ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी बांग्लादेश में हो रहा है। इसको तो 100% पक्का है दोस्तों कि 8.7% तो बहुत ज़्यादा होगा बांग्लादेश का जो इन्फ्लेशन रेट है। तो अपोजिशन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है क्राइसिस के लिए, ठीक है। तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन करना चाहिए और जनरल इलेक्शन होना चाहिए। सो बांग्लादेश इज वन ऑफ द सेवरल साउथ एशियन कंट्रीज सीकिंग इंटरनेशनल हेल्प इन नेविगेटिंग इकोनॉमिक शॉक्स ओवर द पास्ट ईयर। तो पिछले साल से अगर आप देखोगे काफ़ी साउथ एशियन कंट्रीज आईएमएफ के पास पहुंचा या फिर इंटरनेशनल हेल्प के लिए मांगा है इकोनॉमिक शॉक्स के साथ डील करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूज़ था। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।